ओके बेटा, कल हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था और हमने अरिस्टोटल की जो फॉलोसी है उसको डिस्कस किया था। अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और आपको मोशन मेंटेन रखना है तो आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। लेकिन न्यूटन ने बोला नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है और आपको अगर रेस्ट को मेंटेन रखना है तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली स्टेट ऑफ मोशन इज आल्सो समथिंग लाइक स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, वैसे ही एक स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो बेटा वो अपने आप ही चलता रहेगा। रादर उसको रोकने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को रोकना है या उसको स्पीड अप करना है तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन से लेके ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ह्यूमंस, अर्थ, सन, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक, हर एक के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट। ना तो ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाए, और ना ही ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाए। राइट? अब ऑब्जेक्ट का स्टेट जब भी आपको चेंज करना है तो वो बाहर से कोई एफर्ट आके चेंज करेगा। उस एफर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने इनर्शिया को स्टडी किया था। इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑन इट्स ओन, अपने आप। और आज हमने जो स्टडी करना है फोर्स। फर्स्ट लॉ से बेटा ये दो चीजें निकल के आई थी, एक तो इनर्शिया और दूसरा जो निकल के आता है फर्स्ट लॉ से वो होता है फोर्स। तो आज हम फोर्स स्टडी करेंगे पहले। तो फोर्स क्या होता है? लेट अस सी व्हाट इज फोर्स। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, it is an external agent in the form of push or pull which can do these things। बेटा जो फोर्स है ये चार चीजें कर सकती है। फोर्स कैन मैनेज दीज फोर थिंग्स। लेट अस सी क्या क्या है। पहला, इट कैन इंक्रीज द स्पीड। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकती है। फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपने आप इंक्रीज नहीं करेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, पुश या फिर पुल। ठीक है। दूसरा, इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स स्पीड को कम भी कर सकती है। ओके। थर्ड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। पहले बेटा फोर्स इंक्रीज कर सकती है किसको? स्पीड को। कैसे? मान लो एक साइकिल चल रहा है, आप पीछे से उसको और धक्का दे दो, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया। आप ये लाइन कभी नहीं बोलोगे आपने उसको फोर्स दिया, क्योंकि फोर्स दी नहीं जा सकती बेटा, फोर्स अप्लाई की जाती है। वेलोसिटी दी जा सकती है। आई गेव अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टू दिस मार्कर। वेलोसिटी आप दे सकते हो, लेकिन बेटा फोर्स नहीं दे सकते, फोर्स अप्लाई की जाती है। तो एक अगर साइकिल वाला जा रहा है तो आपने उसको पीछे से पुश किया तो उसकी स्पीड क्या बढ़ जाए, क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड। फोर्स स्पीड को कम भी कर सकता है। जैसे जब आपने ब्रेक्स लगाए तो ब्रेक्स लगाने से गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है, तो फोर्स ने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। ठीक है। आपने एक मार्बल को फ्लोर पे रोल किया तो बेटा फ्लोर के ऊपर चलते चलते मार्बल की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्बल पे लग रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। थर्ड है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। बेटा मार्बल जा रहा है, सपोज आके आपने रोल किया, उसके रास्ते में कुछ आया, मान लो एक ऐसे कोई अनदर मार्बल, एक और मार्बल रखा हुआ था, मार्बल जाके उसको हिट करता तो इधर मुड़ जाता।
तो उस मार्बल ने पहले वाले मार्बल पे फोर्स लगाई तो वो मुड़ गया, यानी कि टर्न हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज। आपने देखा होगा बेटा, जो पॉटर होता है, जो अर्दन पॉट्स बनाता है, वो पॉटर क्या करता है, वो एक क्ले लेता है, क्ले को एक व्हील के ऊपर रखता है और अपने हाथ से उसकी शेप चेंज कर सकता है। आप ये आप देखो, मैंने मार्कर से अपने हाथ की थोड़ी सी शेप चेंज कर दी, आप देख सकते हो मेरा हाथ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। तो फोर्स लगा के ये 4 चीजें की जा सकती हैं। और बेटा वैसी वर्षा, इन चारों चीजों के लिए फोर्स चाहिए ही चाहिए। बिना फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के, ये चारों चीजें होने वाली नहीं है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर राइट। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है। किस फॉर्म में होता है? पुश या फिर पुल। बेटा अगर आप देखोगे ध्यान से, हम 2 ही चीजें कर सकते हैं, पुश या फिर पुल, कोई और चीज है ही नहीं। ठीक है, हम या किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेजने की कोशिश करते हैं तो हमने क्या किया? पुश। और अगर उसको अपनी तरफ खींचा तो हमने क्या किया? पुल किया। तो फोर्स क्या है बेटा? एक्सटर्नल एजेंट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, विच कैन डू these things: increase the speed, decrease the speed, change the direction and change the shape and size. बेटा किसी को कोई भी आइडिया आ रहा है, आप पूछ सकते हो। If anyone has any idea, you can ask. बेटा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इसका ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन। आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे। ऐसा तो स्केलर क्वांटिटी नहीं हुई? हाँ जी बेटा, बेटा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। फोर्स को अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ तो अलग है, और फोर्स को अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ तो अलग है। फोर्स बिना डायरेक्शन के एनालाइज नहीं हो सकती। ओके। इसीलिए फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे यूनिट इसका क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। और भी इसके यूनिट होते हैं, आप लिख सकते हैं एक और, सीजीएस यूनिट। हम आगे इसको स्टडी करेंगे। सीजीएस यूनिट होता है बेटा डाइन, एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। So 1 Newton is 10 to the power 5 dyne, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेटा इसको डिफरेंट वे से कैटेगराइज किया जा सकता है। अगर हम उनकी फंडामेंटल नेचर के हिसाब से फोर्स को डिसाइड करें, मतलब अगर हम फंडामेंटल नेचर लेके उसको डिवाइड करें कि कितने टाइप की फोर्सेस होती है, तो इस नेचर में 4 टाइप की फोर्सेस आएंगी। ओके, on the basis of origin या फंडामेंटल नेचर, राइट। तो सबसे पहले जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है बेटा? ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर रुके हुए हैं। ये मार्कर को मैंने रिलीज किया, इसको अर्थ ने अपनी तरफ पुल किया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये मास की वजह से होती है, राइट। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स का मास होगा वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट फोर्स है कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमने इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो अभी आपको बस ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। सर जो दो मासिस के बीच में होती है, जो 2 मासिस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी G m1m2/r² होता है। बेटा वो डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अभी सिर्फ पता होना चाहिए। सेकेंड फोर्स होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? अगर आपने कभी किया हो बेटा क्लास में, स्केल को रब किया और उससे पेपर को ट्रैक किया, बेटा किया कभी? यस सर। तो स्केल को रब करके जब आप पेपर को ट्रैक करते हो, तो वो जो स्केल पेपर पे फोर्स लगा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है,
तो मैग्नेट जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी कौन सी फोर्स है बेटा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट, जो चार्जेस की वजह से आती है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ मास एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चार्ज। थर्ड होती है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा आप लोगों ने जो आप पार्टिकल सुने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हम बहुत सारे पार्टिकल्स को भी ढूंढ भी नहीं पाए। काफी पार्टिकल तो बेटा आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको एक पार्टिकल के बारे में बताता हूँ जो हमारे सिलेबस में है क्लास 12th में। जैसे बेटा एक्सरेज होती है। एक्सरेज मतलब एक्सरेज क्या होती है, हमारी बॉडी से पास कर जाती है, सिर्फ बोन से पास नहीं कर पाती। बट ऐसी बहुत सारी रेज हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो हम उनसे भी पास कर सकते हैं। तो बेटा एक पार्टिकल होता है, उनको बोलते हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। वो आपके प्लस 2 के सिलेबस में है, थोड़ा सा डिस्कशन है उसके ऊपर। अदरवाइज फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी करना काफी एडवांस फिजिक्स में आता है। तो बेटा वो पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जो फोर्स लगाते हैं, कौन से, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और भी होते हैं, वो जो फोर्सेस आपस में एक्सर्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और वो पार्टिकल ऐसे हैं बेटा, वो अर्थ को भी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में क्रॉस कर जाते हैं। मतलब अर्थ के एक साइड से अगर पार्टिकल को एंटर करेंगे वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा। मतलब इतनी मोटी है अर्थ, अर्थ का 6400 किलोमीटर रेडियस है, लेकिन वो अर्थ को क्रॉस कर जाते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब वो किसी से बात ही नहीं करते, इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो देखो इस नेचर में क्या क्या है। सो दिस इज, तो उन पार्टिकल्स की जो आपस में फोर्स होती है बेटा उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन को जिसने रोका हुआ है, देखो इतना सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन एक दूसरे को बहुत जोर से रिपेल कर रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। एंड आपको पता है बेटा लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं बेटा, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस है बहुत कम। लेकिन इतनी रिपल्शन के बाद भी न्यूक्लियस के अंदर वो रुके हुए हैं, यानी कि उनको किसी और फोर्स ने रोका हुआ है जो उनको सेपरेट नहीं होने दे रही। उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इस नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। हमें ये चार फोर्सेस ही अभी तक पता लगी हैं, हो सकता है कोई और फोर्स हो सकती है, राइट, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड सबसे वीक होती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। राइट, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, अब ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि नेचर में कितने तरह की फोर्सेस हैं। अब लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा बेसिक, ये इस चैप्टर का बेसिक्स है, बहुत ज्यादा यही यूज होगा बेटा, हमने इस पे ही काम करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, यानी कि फोर्स को लगने के लिए कांटेक्ट जरूरी है या नहीं जरूरी है, उसके बेसिस पे। एक तो होती है बेटा फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं? इनको एक्ट करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। नो कांटेक्ट is required, no contact is required for these forces to act. इन फोर्सेस को एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। जैसे देखो बेटा, ये मार्कर है, मैंने इसको छोड़ा, अर्थ ने इसको बिना टच किए अपनी तरफ पुल कर लिया, तो नो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। आप देखो देखो बेटा, बॉल को ऊपर फेंकते हो, एक क्रिकेटर बॉल को हिट करता है 6 के लिए, बहुत हाइट पे बॉल चली जाती है, वो अर्थ से इतनी दूर गई लेकिन फिर भी अर्थ ने उसको पुल कर लिया, क्योंकि अर्थ की जो फोर्स है उसको एक्ट करने के लिए बेटा कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेट भी बेटा बहुत दूर से अट्रैक्ट कर लेता है,
उसके बाद दूसरी होती है बेटा कंटैक्ट फोर्सेस। ये कौन सी होती है बेटा? कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा, सर ये ऐसी फोर्सेस हैं जिसके लिए कांटेक्ट की जरूरत है। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सर ऐसी कौन सी फोर्स होती है? एग्जांपल देखो बेटा, ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने अपने हाथ पे रखा, राइट। अब मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना, क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। अर्थ इस पेन को बिना कांटेक्ट के पुल कर सकती है, लेकिन मैं इस पेन को नीचे गिरने से अगर रोकना चाहता हूं तो मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो ये मार्कर को मैं रोक नहीं पाऊंगा। बेटा समझ आ रहा है? सपोर्ट आप जिसको बोलते हो, सपोर्ट का टेक्निकल जो नेम होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है या नॉर्मल रिएक्शन होता है बेटा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बिना कांटेक्ट के एक्ट नहीं करेगी। अच्छा सोचो, क्या मेरा हाथ इस पेन को हवा में ऐसे रोक सकता है बेटा? कैन माई हैंड स्टॉप? No, sir. नहीं ना। तो कांटेक्ट जरूरी है ना। तो मेरे हाथ को जो इस पेन को फोर्स लगानी है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, वो फिजिकल कांटेक्ट के बिना नहीं होगा। तो यानी कि फॉर दीज फोर्सेस टू एक्ट, physical contact is required. Physical contact is required. Example, normal reaction, टेंशन, ये भी आपको बताऊंगा, ये डिटेल में है बेटा सारा कुछ। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी तभी होगी अगर कांटेक्ट होगा। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट्स में तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट हम दो तरह की फोर्सेस बताते हैं। एक तो वो फोर्सेस जिन फोर्सेस को एक्ट करने के लिए आपको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जांपल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, यानी कि जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो। अर्थ को फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट को, अर्थ बहुत दूर से अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच लेती है। बेटा देखो, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दी है, तो क्या अर्थ मून के कांटेक्ट में है? नहीं। सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सन इज अट्रैक्टिंग मून, सन इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग अर्थ। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है बेटा, ठीक है। तो सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या सन और अर्थ कांटेक्ट में है? नो, एंड इट्स गुड, राइट। अगर अर्थ सन के कांटेक्ट में होती तो हम तो अभी तक यहाँ पर इतनी दूर होने के बाद भी टेम्परेचर देखो बेटा 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया कई जगह। तो अगर हम थोड़ा और पास होते तो मुश्किल हो। तो ऐसी फोर्सेस जिनके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है तो उनको हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जिनके लिए फिजिकल कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होना जरूरी है उनको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके गुड। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने समझना है वो है बेटा लीनियर मोमेंटम। अब थोड़ा सा हम मैथ्स की तरफ चलेंगे। अभी तक हम सिर्फ थ्योरी की बातें कर रहे थे, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब नो मैथ्स, सिर्फ ये इतना है, ये कितना है, उसके ऊपर हम नहीं गए। अभी तक हमने कोई मैथमेटिक्स इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। पहली बार आप इस चैप्टर में अब मैथ्स देखोगे। ओके, इसमें हमने जो पहली टर्म समझनी है वो है लीनियर मोमेंटम। आपने क्लास 9th में आई थिंक पढ़ा हुआ है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? पी वेक्टर, राइट। पी इसका सिंबल होता है। लेट अस सी लीनियर मोमेंटम होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, quantity of motion present in an object। ये तो होगी बेटा इसकी डेफिनेशन, राइट। लेकिन मैथमेटिकली क्या होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? तो पी वेक्टर इक्वल टू होता है, यस में हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass
with the velocity of the object, mass with the velocity of the object। यानी कि बेटा p वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, m इंटू वी वेक्टर। p वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम सर पहले मोमेंटम बोलते थे इसको, अब इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि बेटा एक और मोमेंटम होता है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एस, तो उसके पास कौन सा मोमेंटम है, जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और इसमें भी बेटा बहुत सारी और चीजें भी आएंगी। तो पी वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू वी वेक्टर। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा डायरेक्शन होनी चाहिए। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर वेलोसिटी होगी। यानी कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो उसका लीनियर मोमेंटम भी बेटा नॉर्थ की तरफ ही होने वाला है। सुनना बेटा ध्यान से, p वेक्टर इक्वल्स टू m इनटू v वेक्टर। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, its direction is along velocity vector। जिस तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी बेटा उसी तरफ ही लीनियर मोमेंटम वेक्टर होगा। एग्जांपल कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया, इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ। ये मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, while it is going up, जब ये ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर भी किधर है बेटा, ऊपर की तरफ। एक मार्बल को आपने फ्लोर पे ऐसे रोल कर दिया तो वो इस तरफ जा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर भी किस तरफ है, इसी तरफ है। आएगा कैसे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, मास का यूनिट क्या हो गया केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट आ गया इसका बेटा केजी मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये इसको सर अंडरस्टैंड। हाँ जी बेटा। सर एक केजी मीटर पर सेकंड क्यों है, ग्राम मीटर पर सेकंड क्यों नहीं है? बेटा ऐसा यूनिट में मास को केजी में मेजर किया जाता है। सर ऐसा और यूनिट ग्राम्स नहीं है? नहीं बेटा, किलोग्राम है। ओके सर। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर इज करंट। ये याद रखना है, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके, और क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, जिस तरफ वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं बेटा, नाउ वी आर इन ए कंडीशन टू अंडरस्टैंड न्यूटन सेकंड लॉ। हमने अब न्यूटन सेकंड लॉ समझना है एंड न्यूटन थर्ड लॉ के बाद, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। न्यूटन सेकंड लॉ, according to this law, the net force acting on an object is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the object। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा मैथमेटिक्स। इसके ऊपर जैसे काइनेमेटिक्स में फॉर्मूले होते थे बेटा, इससे एक फॉर्मूला आएगा और लॉज ऑफ मोशन सारा उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। आप समझना ध्यान से। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ का स्टेटमेंट क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखा जाता है? अगर आप याद करो बेटा, कैलकुलस में मैंने सिखाया था, velocity is rate of change of position, so dx by dt। acceleration is rate of change of velocity, यानी कि dv by dt। तो फोर्स क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। अब ये F क्या है, याद रखना, ये F एक फोर्स सर नहीं है। हाँ जी बेटा। सर मतलब हमें ये क्या है मोमेंटम को सर हमें वो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। यस बेटा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी आप समझो पहले। ओके फोर्स सर। जो है, ये F जो है, ये F क्या है, ये याद रखना बेटा, ये F नेट फोर्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर दो फोर्सेस लगी हुई हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तीन लगी हुई हैं तो तीन का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। चार लगी हैं तो चार का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये नेट फोर्स आएगी, यानी कि उन सबका नेट इफेक्ट। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि dp बाय dt। F इक्वल्स टू, अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बेटा, एक कांस्टेंट आ जाता है, F इक्वल्स टू k dp बाय dt। बट k की वैल्यू इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की तो k 1 आ जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? F वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt। F वेक्टर इक्वल्स टू d by dt ऑफ p वेक्टर, राइट? मैंने dp वेक्टर बोल दिया, गलत हो गया। d by dt ऑफ p वेक्टर, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ p वेक्टर। अब सुनना बेटा ध्यान से, p क्या होता है? p होता है बेटा मास, मास इनटू वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा। अब यहां से इसके दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो कांस्टेंट मास। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अब बेटा F इक्वल्स टू, या इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आप यहां तक नोट कर लो प्लीज। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ, तो आपने क्या बोलना है? सर न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है फोर्स, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। F वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया, k into dp by dt, where k is the constant of proportionality। Incidentally, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, उसकी वैल्यू 1 आई। तो F इक्वल्स टू dp by सर dt आ गया। कैसे आई सर k की वैल्यू 1? बेटा बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किया बेटा, बहुत ज्यादा। ये एक दो मिनट में बता पाते तो मैं जरूर बताता। बहुत एक्सपेरिमेंट किया हमने। सर वैसे आपको पता है इसका पूरा प्रोसेस? यस आई नो दैट, बट इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। सर किस दिन में कैसे? आऊंगा सर घर पे आपके? यस ये यस सीखने को। ऑफ कोर्स। सो बेटा ये एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूले बनते हैं ना, एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूले बनते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये k की वैल्यू 1 आई। तो F वेक्टर इक्वल्स टू dp बाय dt। तो ये बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे सेकंड लॉ पूछा जाता तो ये है। आगे हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इससे हमने दो फॉर्मूले और बना लिए बेटा। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस अशनूर बेटा, खुशी क्लियर है? यस सर। अमनजोत, अक्षत, अरमान, पार्थ बेटा, यस सर। यस सर। तनिष, ओके। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। दिव्यांश क्लियर है? दिव्यम क्लियर सर। ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? F वेक्टर इक्वल्स टू dp वेक्टर अपॉन dt, राइट? अब सुनना बेटा ध्यान से, एक सिस्टम होता है कांस्टेंट मास, मतलब अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो, उस केस में देखो F वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? d बाय dt। अब p की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। p हमें पता है बेटा क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, mv वेक्टर। अब m कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। आप देखो, याद करो बेटा, डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो साइड पे आता है, डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल होता है उसकी होती है। तो m बाहर आ गया, ये क्या बन गया? dv वेक्टर अपॉन dt। अच्छा बेटा, dv बाय dt याद है क्या होता है? सर dx by dt सर। बेटा v इज dx by dt। व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
dv by dt होता है बेटा एक्सेलरेशन, तो f इक्वल्स टू ma वेक्टर। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर वेरिएबल मास हो, वेरिएबल मास से मास वेरी कब करता है सर? जब स्पीड आपको लाइट से ज्यादा होती है। स्पीड लाइट से ज्यादा होती है। ओके बेटा, लाइट से ज्यादा तो पहली बार स्पीड कभी हो नहीं सकती, ठीक है। और आपने थोड़ा सा रफली पढ़ा हुआ है। यस, सुनना बेटा ध्यान से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप कोई और डायमेंशन की बात कर रहे हो। मास तब बढ़ता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो अलग है, वो क्वांटम फील्ड है बेटा। बेटा पार्टिकल्स की स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके लिए अलग ही लॉज चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं ये क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो कार पे लग सकती है, इंजन पे लग सकती है, रॉकेट पे भी लग सकती है, एरोप्लेन पे लग सकती है। लेकिन जब हम ये जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाते हैं तो ये सब फेल हो जाता है, वहां पे ये लॉज नहीं लगते। जो हम पढ़ रहे हैं सब लॉ वहां पे फेल है, ये जाने। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इसको क्लास। हाँ जी सर, स्पीड ऑफ लाइट मैक की यूनिट में भी होती है ना सर? साउंड की होती है बेटा। साउंड के आसपास जब हम पहुंच जाते हैं तब वो मार्क नंबर आता है, मैक नंबर कुछ ऐसा बोलते हैं उसको। चलो एनीवेज, उसको साइड, वो एडिशनल नॉलेज होगा, उसको साइड पे करते हैं। मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल मास सिस्टम, यानी कि मास चेंज हो रहा है। इसका मतलब सुनो बेटा, उसका एग्जांपल है जैसे रॉकेट है। जब रॉकेट प्रोपेल करते हैं, अच्छा खुद सोच के बताओ बेटा, जो रॉकेट से स्पेस में जाया आता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा उसका मास कम होगा या बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? सोचो तुम, रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, सर आपको मास लगता है कम उसका होगा, कम मास होगा कम होगा? क्यों कम होगा? सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही है। ओके, बिल्कुल गलत बेटा। गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मास से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वेट से लेना देना है। मास एंड वेट ये अलग अलग चीजें, हम बाद में पढ़ेंगे। चलो एनीवेज, बेटा रॉकेट जब ऊपर जाता है उसका फ्यूल खत्म होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो उसका फ्यूल कम होता जा रहा है तो रॉकेट हल्का नहीं होता जा रहा। यस अरे सर। अच्छा, साइकिल जब हम चला रहे हैं, साइकिल का फ्यूल खत्म हो रहा है? नो सर। ऑब्जेक्ट को मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, क्या इसका फ्यूल खत्म हो रहा है? नो नो सर। सर। तो ये कांस्टेंट मास का एग्जांपल हो गया। लेकिन रॉकेट जब आपने फायर किया, चाहे दिवाली वाला रॉकेट हो या फिर स्पेस क्राफ्ट वाला रॉकेट हो, जब जैसे जैसे वो ऊपर चलेगा तो उसका फ्यूल कंज्यूम होगा। सर तो जैसे कार है सर, उसमें भी यही होता सर? उसमें भी होता, नहीं होता तो उसमें भी यही है, लेकिन कार का फ्यूल का रेट बहुत कम, एक एक ड्रॉप करके कम होता है बेटा। रॉकेट में अच्छा खासा मास कम होता है पर सेकंड। आप पढ़ना बेटा। ओके कार, सर। यस, आइडियली तो यस कार का मास भी कम हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम है, उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रॉकेट का काफी ज्यादा मास कम होता है बेटा, ठीक है। तो अगर मास वेरिएबल है तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू डी बाई डी टी, सुनना बेटा ध्यान से, एम इंटू वी वेक्टर। अब इसके अंदर वी वेक्टर अलग होगा, वी डी एम बाई डी टी, इसका ये फॉर्मूला होता है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी। डी एम सर बाई तो डी टी, उसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है क्या? यस वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिस वेलोसिटी से गैस बर्न करके बाहर आ रही है, ये वो वेलोसिटी है। ओके सर। जिस वेलोसिटी से, या ध्यान रखना, जिस वेलोसिटी से गैस बाहर निकल रही है रॉकेट से, ये वो वेलोसिटी है। ये रॉकेट की वेलोसिटी नहीं है। तो रॉकेट की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आगे हम सीखेंगे। अभी हमने निकाला है, सुनना बेटा ध्यान से, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है। ये dm by dt जो है, ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मास। ये किस रेट पे मास कंज्यूम हो रहा है, यानी कि गैस किस रेट पे बर्न हो रही है। मान लो 1 किलो पर सेकंड, तो dm by dt क्या हो जाएगा, 1 kg पर सेकंड। और ये v वेलोसिटी जो है बेटा, ये रॉकेट की नहीं है, ये वेलोसिटी गैस की है। फिर ये फिर क्या आया है, ये वो फोर्स आई है जो रॉकेट के ऊपर लगेगी। गैस के बाहर निकलने की वजह से रॉकेट के ऊपर आगे की तरफ, उसको बोलते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट लगेगा। तो वो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा, ठीक है।
वैसे ये बहुत रेयरली यूज होने वाला है, एक दो क्वेश्चन में ही यूज होगा। जो मेन हमने फोकस रखना है वो इसमें रखना है। इसकी टर्म्स अच्छे से समझनी है बेटा, ध्यान से। एफ क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एफ क्या है बेटा? एफ इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड ए क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफ इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एम इज द, याद रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत। सर ये एफ कौन सी फोर्स है? अगर एक ऑब्जेक्ट पे मान लो दो फोर्सेस लगी हुई है, सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 2 kg ऑब्जेक्ट है, ये 10 न्यूटन और ये 8 न्यूटन। तो बेटा जब मैं एफ इक्वल टू एम ए लगाऊंगा तो एफ कितना लेना चाहिए मुझे बताओ? अगर मैं एफ इक्वल टू एम ए लगाता हूं, हाउ मच एफ शुड आई टेक इस केस में? 2 न्यूटन। यस, वेरी गुड बेटा। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। 10 और 8 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 2 हो गया। तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा क्लियर हो गया? यस यस सर। तो F इक्वल्स टू एम में जब लगाना है, याद रखना है F जो है वो बेटा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट है। बेटा क्लियर हो गया? ये अब अभी ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो उसको कोई बात नहीं, आप इसको होल्ड पे रखो। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ये 1% क्वेश्चन में यूज होगा, 100 में से एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ इसका। हमने इसको फोकस करना है कि ये कैसे अप्लाई करना है। F इक्वल्स टू एम इंटू ए, राइट। F नेट क्या है बेटा? F क्या है? ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। m क्या है बेटा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सो कैन आई रेज दिस? बेटा किसी के दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम इसके आगे थोड़ी सी मैथमेटिकल चीजों में चलेंगे। या इज दिस क्लियर? यस सर। सर हाँ जी बेटा। सर अगर हमें मास एंड फोर्स दिया तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकलेगी बेटा, वेलोसिटी नहीं निकलेगी। और अगर एक्सेलरेशन पता है और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप फाइनल भी निकाल सकते हो। उसके बाद काइनेमेटिक्स लगेगा। फोर्स का काम वेलोसिटी देना नहीं है, यही तो सिखाना बेटा। सर लेकिन देखो जो दूसरा फॉर्मूला है सर, ये वेरिएबल मास वाला, इसमें नहीं हो सकता हम डीएम बाई डी टी कर लें सर, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ मास? एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने बोला ये बहुत कम यूज होगा, ये तो सिर्फ एक रॉकेट के केस में लगेगा। इसको आप अभी छोड़ो, हमने यही लगाना है ज्यादातर केस में। ठीक है सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये इसको मत देखो अभी, अभी इसको समझो। इससे आपकी एक्सेलरेशन आएगी बेटा, इससे वेलोसिटी नहीं आएगी। ओके सर। और अगर एक बार एक्सेलरेशन आ गई, पीछे काइनेमेटिक्स याद करो। सर अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो हम ए पता हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस at लगा सकते हैं, राइट? ऐसा करके तो इससे आपको एक्सेलरेशन मिलने वाली है। कर दो बेटा रेस? यस सर। ओके। सर इसमें एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर है, तो इसमें सर ए वेक्टर में जब हमने निकालना होगा तो आई कैप एंड जे कैप में भी आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है बेटा। अगर वेक्टर फॉर्म में फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में ही आएगी। ओके सर, तो उसमें फिर राइट, हम एक एंगल एंड सब कुछ वो निकालेंगे ना हाँ मैग्नीट्यूड? एक सेकंड हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक दो आपको, ताकि क्लियर हो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना बेटा, इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है।
जैसे क्वेश्चन है बेटा 3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मतलब F इक्वल्स टू m में हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगी हुई हैं बेटा, एक 20 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर। अब मैंने आपको बताया F इक्वल्स टू m इंटू a। F क्या होता है बेटा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स कितनी होगी बेटा फर्स्ट केस में? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो फोर्स 10, मास कितना होगा बेटा 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि a की वैल्यू आ गई बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, सर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसके लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए कि कितनी देर बाद वेलोसिटी पूछी गई है, और एक्सेलरेशन मेरे पास है, तो v = u + at लगा के हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। फोर्स बेटा इस फॉर्मूले से वेलोसिटी नहीं आएगी, याद रखना है एक्सेलरेशन आने वाली है, यानी कि वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है। ओके, सेकंड केस कोई बता सकता है बेटा इसमें रिजल्टेंट कितना आएगा सेकंड केस में? सर इसका आएगा सर 10 न्यूटन सर। 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन 120 डिग्री पे। बेटा पहले एफ निकालना पड़ेगा, 10 नहीं आएगा बेटा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 20/√2 सर। But you are just guessing. 20 square plus 20 square plus 2 into 20 into 20 into cos 120. And what is cos 120? किसी को याद है बेटा? cos 120 होता है -½ -½ भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये इसको -½ यहाँ पुट करेंगे तो आप देखो फोर्स की वैल्यू बेटा 20 आ जाएगी, राइट? तो F की वैल्यू 20 आ गई यहाँ से। तो उसके बाद आपके पास 20 = 2 into a, मतलब a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये बेटा ऑब्जेक्ट इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। इज दिस क्लियर? फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन से। वेक्टर्स लॉज आपको लगाने पड़ेंगे बेटा। अक्षर क्लियर है? अमनजोत, अरमान बेटा, अर्शनूर, दिव्यम, यस सर। इंद्रजोत बेटा, इशिता, कमलप्रीत, खुशी, यस मृदुल, सर। पार्थ बेटा, रायन। यस सर। तो पिछले वाली चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, देखो बेटा आप इसको दोनों फॉर्म में निकाल सकते हो। सुनना मेरा ध्यान से, अगर मैं F वेक्टर इक्वल्स टू m into a वेक्टर लगाता हूँ, a वेक्टर कितना आ जाएगा? दिस अपॉन 2, यानी कि 8i कैप प्लस 6j कैप अपॉन 2, यानी कि कितना आ गया? 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड बता सकता है कोई कितना होगा? What is the magnitude of this force? 10. Very good, good Ashnu. 8 square plus 6 square under root हो गया बेटा, तो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन आ रही है। तो इट इज अप टू यू एंड इट इज अप टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एमसीक्यू में अगर ये फॉर्म दी हुई है तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो आप ऐसे जा सकते हो। बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? यस सर। बेटा इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Right? Yes. The whole laws of motion would revolve around this formula. F equals to ma के अराउंड पूरा लॉज ऑफ मोशन घूमने वाला है, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ हो गया बेटा। फोर्स, मेरी बात सुनो ध्यान से, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ assuming that Newton's second law is F equals to ma. No, it is the result of second law. अगर आपसे सेकंड लॉ में पूछा जाए सर ये सेकंड लॉ है, आप बोलोगे नहीं, ये उसका एक पर्टिकुलर केस है। यस, सबसे ज्यादा ये केस लिया जाता है, ये सबसे ज्यादा, यू नो, एज आई टोल्ड यू कि मास ऑब्जेक्ट का बहुत कम केसेस में होता है। तो dp/dt इज द मेन लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज dp/dt. F vector is directly proportional to rate of change of linear momentum with time. वो बेटा सेकंड लॉ की ऑफिशियल स्टेटमेंट।
ये तो उसका एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब उससे एक रिजल्ट निकल के आया है, उससे दूसरा भी आया था ना। तो आप F इक्वल्स टू ma को सेकंड लॉ नहीं मानोगे। कई बार हम भी बोल देते हैं चलो न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, लेकिन वो गलत है, ये उसका एक सिर्फ फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. राइट, ओके। अब हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। अब समझना बेटा, ये सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला लॉ है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है। अब आप देखना बेटा ध्यान से, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। सबको मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। ये छोटे छोटे लॉज आपको लगते हैं, लेकिन ये नेचर को डिफाइन करते हैं बेटा, इस पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करते हैं ये चीजें, आपको अभी समझ आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ सबको स्टेटमेंट पता है बेटा, क्या कहता है? सबको पता है, टू एवरी There is equal and opposite reaction. yes to every action there is equal and opposite reaction। ठीक है, every action has equal and opposite reaction। अच्छा बेटा, सब लोग इसका एक एक एग्जांपल देना मुझे। पार्थ बेटा, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो? सर किसका? थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर जब हम गन शूट करते तो रिकॉइल मिलता है हमें। गन रिकॉइल होती है, वेरी गुड, गुड बेटा, ठीक है। इंद्रजोत बेटा, आपको एग्जांपल दे सकते हो? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रायन बेटा, अर्शनूज, अमनजोत, अक्षर, हाँ जी। सर अगर हम एक हेवी से बॉक्स को सर पुश कर रहे हैं सर और बहुत फोर्स लगा रहे हैं तो उतनी सर फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर रिएक्शन करती है सर। अच्छा गुड, पर गलत है, चलो कोई बात, गलत है, ये सही नहीं है। और कोई बेटा एग्जांपल? एनीवन? सर जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग वापस आ जाता है। ओके, चलो ये अच्छा नहीं है, पर ये सही नहीं है। When we are doing swimming. When we are doing swimming. When you are doing swimming, you are pushing the water in the backward direction and water pushes you in the forward direction. Okay, good. चलो अच्छा है, अब सुनो मेरी बात सुनो। अगर मैं बोलूं कि उन्होंने ये लॉ ऐसे नहीं दिया था, would you believe it? न्यूटन ने बेटा ये लॉ ऐसे नहीं दिया था। न्यूटन का लॉ जो था, ओरिजिनल टेक्निकल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा गुड, इंद्रजोत ने भी एक एग्जांपल दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सोच के मुझे आंसर करना। बेटा एक वॉल है, आप सबके आसपास एक वॉल है, ऑफ कोर्स। मान लो मैं इस वॉल को पुश करता हूं, ठीक, मैं इस वॉल को पुश करता हूं, जैसे मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, क्या ये बोर्ड भी मुझे पुश कर रहा है बेटा? आप मानते हो इसको? यस सर। अब सोच के आंसर करना। ये मैन, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आज आपको बहुत यू माइट गेट एनलाइटेंड, आज आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट डे हो सकता है बेटा। ये पर्सन, मान लो ये ए पर्सन है, ही इज पुशिंग द वॉल। पहले क्या वॉल इज ऑल्सो पुशिंग द पर्सन? क्या वॉल इज ऑल्सो पुशिंग ए? यस सर। सब लोग मानते हैं इसको? ओके गुड। अच्छा, कितनी फोर्स से, जितनी वॉल पे ये लगा रहा है या उससे कम से? उतनी ही सर, सेम एग्जैक्ट। अच्छा, यानी कि मान लो इसने इस वॉल पे 100 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इस ए पे कितनी फोर्स लग रही है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लेफ्ट की तरफ लग रही है, आप ये मानते हो? ओके, तो फिर ये ए लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं आ रहा? Why is A not moving in the left direction? सर क्योंकि नेट फोर्स तो 0 होगी। यस सर, क्योंकि सर दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। Because the resultant is 0. So all of you agree कि आप ये मानते हो because net force 0 है। Because आप इसका आंसर क्या देगा?
ए, अब देखना बेटा ये आपको ए इज नॉट मूविंग बिकॉज नेट फोर्स इज 0। बेटा ये दुनिया की सबसे गलत स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे पता था आप सब लोग यही आंसर करोगे। देखो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डोंट इसको उस तरीके से नहीं लेना है। सब लोग यही सोचते हैं बेटा, इसीलिए तो लॉ बने, तभी तो न्यूटन को लॉ देना पड़ा। लेकिन इसका जो रीजन है वो यही है क्योंकि आपने जो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा सुनो बेटा, अच्छा अगर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो फिर तो कभी कोई चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो हमेशा इक्वल होने वाले हैं, राइट? तो वो तो हमेशा कैंसिल होंगे, तो फिर कोई ऑब्जेक्ट चलता ही क्यों है? ये एक्शन रिएक्शन से ज्यादा हो जाता है। चलो देखो, एक चीज तो मैंने आपको प्रूव कर दी कि आप जो मानते हो ये सब लोग यही मानते हैं, हमने इसी को ही ठीक करना है, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये अच्छे से समझना है, इसमें टाइम लगेगा। पहली चीज ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। नंबर 2, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है और ये एक ब्रिक है, मान लो इस ब्रिक को मैंने ऐसे रिलीज किया, ये नीचे क्यों आई बेटा ब्रिक? ये ब्रिक है, व्हाई इज दिस ब्रिक गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा क्या ब्रिक भी अर्थ को पुल कर रही है, आपको लगता है? क्या बेटा ब्रिक भी अर्थ को पुल कर रही है ऊपर की तरफ, यस और नो? यस सर। सर हर पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पुल होता है। गुड। अच्छा हाँ जी सर, क्योंकि सर दोनों के मास अलग हैं एंड सर अर्थ का मास कहीं ज्यादा है, तो ब्रिक अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती सर अर्थ को। बिल्कुल यही चीजें आपको ठीक करनी है, सब गलत है जो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल। जो जो ये न्यूटन से पहले वाली चीजें हैं जो सब लोग मानते थे, और सब लोग अभी भी यही मानते हैं। जिसने न्यूटन लॉ अच्छे से नहीं समझे वो यही मानेगा जो आप बोल रहे हो। आप देखो बेटा आपने क्या आंसर दिया। अच्छा कितने लोग मानते हैं कि एफ बी इक्वल टू एफ जी है, यानी कि अर्थ ने जो ब्रिक के ऊपर फोर्स लगाई है, क्या ब्रिक भी अर्थ के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रही है, आपको लगता है? यस और नो? बेटा यस और नो बोलो बस, कोई बात नहीं। नहीं सर। नहीं बेटा, फिर एक्शन रिएक्शन तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो ही नहीं। बेटा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यही सीखना है आपने। बेटा अर्थ जितनी फोर्स ब्रिक पे लगा रही है ना, ब्रिक भी एग्जैक्ट उतनी ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रही है। अर्थ ने जितनी ब्रिक के ऊपर फोर्स लगाई, ब्रिक भी अर्थ के ऊपर एग्जैक्ट उतनी ही फोर्स लगा रही है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो बेटा, रायन आपने भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप अप्लाई भी कर रहे हो, लेकिन ये सब गलत है। अब अच्छा मेरी बात सुन के बताओ, ये मास m1 है और ये मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं चाहता हूँ आपको ये ऐसे लगना चाहिए, इट शुड हिट यू लाइक ए बुलेट ट्रेन, ताकि आपको बिल्कुल समझ आ गया, अच्छा ये मैं समझ रहा था, ये तो गलत था। अच्छा ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी, फॉर्मूला याद है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन r²। बेटा ये सबको याद है फॉर्मूला? यही होता है ना, F इक्वल्स टू जी एम। अच्छा बेटा बताओ, ये फोर्स जो है ये किस पे लग रही है, m1 पे लग रही है या m2 पे? सर दोनों पे। दोनों पे लग रही है ना। m1 पे किस तरफ लग रही है, राइट की तरफ, और m2 पे लेफ्ट की तरफ। तो आपको लगता नहीं कि मासेस जो मर्जी हो? अगर ये ऐसा होता बेटा, ये m1 और ये m2, तब क्या फॉर्मूला डिफरेंट है या सेम है? सेम सर। सेम है, तो हम यही फोर्स निकालेंगे। मान लो अभी अर्थ हो गया हमारा,
और ये हो गया बेटा ब्रिक। तो जब आप इनकी फोर्स निकालोगे क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो ये फोर्स किस पे लगेगी? क्या सिर्फ ब्रिक पे लगेगी या अर्थ पे भी लगेगी? सर दोनों पे लगेगी सर। दोनों पे लगेगी। तो ब्रिक पे फोर्स कितनी लग रही है ये, और अर्थ पे भी फोर्स कितनी लग रही है? सेम। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यानी कि अर्थ बेटा ब्रिक पे जितनी फोर्स लगा रही है, ब्रिक भी एग्जैक्ट उतनी ही फोर्स अर्थ पे लगाती है। कुछ है अमेजिंग है ना? बट दिस इज सर द तो फैक्ट। सिर्फ ब्रिक क्यों खींचती है सर, अर्थ क्यों नहीं खी मतलब अर्थ क्यों नहीं खींचती सर? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा खुद सोचो बेटा, अब आपका आर्गुमेंट बेटा रैन आपको बहुत अच्छा समझ आना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल वही सोच रहे हो जो सोचना होता है। अच्छा मैंने एक डाइनिंग टेबल को धक्का दिया, वो चल गया बेटा। यस सर। अब मैं अपने घर की वॉल को धक्का देता हूँ, क्या वो चल पड़ेगी? नो सर। तो धक्का तो मैंने वॉल को भी दिया है, क्योंकि वॉल का मास बहुत ज्यादा है। समझ आ रहा है बेटा? सोच के देखो, ब्रिक पे जितना फोर्स लगी, आपको लगता है अर्थ उतनी ही फोर्स से मूव कर जाएगी? जितनी फोर्स से ब्रिक सर मैंने भी तो यही चीज बोली थी सर, आपने कहा मैं गलत बोल रहा हूँ। बेटा आपने बिल्कुल गलत, आपने कब बोला था बेटा ये? सर मैंने कहा तो था कि सर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो ब्रिक उसको नहीं पुल कर सकती सर अपने फोर्स से। अब मेरी बात सुनो, आपने बोला ब्रिक उसको पुल नहीं कर सकती, लेकिन ब्रिक तो पुल कर रही है ना उसको। सर लेकिन वो अर्थ पुल मूव, हो तो नहीं रही सर, अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही उसकी। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, हम ये देखो, अब यहां से आपको ठीक से समझना है बेटा। मैं पुल कर रहा हूँ, वो पुल हो पा रहा है नहीं, वो अलग बात है। अच्छा मैं देखो, मैं वो इस बॉल को धक्का दे रहा हूँ, एम आई पुशिंग द बॉल और नो? यस सर। Am I pushing the ball? So would I say that I am pushing the ball? यस सर। पुश तो कर रहा हूं ना मैं। अब बॉल नहीं चली, क्या वहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पुश नहीं किया मैंने? नो सर। समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ? आप बोल रहे यस हो सर ब्रिक अर्थ को पुल नहीं कर पाती। नहीं, ब्रिक अर्थ को पुल कर रही है, लेकिन अर्थ मूव नहीं की, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका मास है। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा जो मैं बोल रहा हूँ? आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यही चीजें हैं मतलब यही कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा ये बताओ जरा, पार्थ बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अक्षत, अरमान, दिव्यांश, आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूं? ओके। अब ये बेटा एक बहुत बड़ा गोला है, ये एक स्प्रिंग लिया मैंने, और एक छोटा सा गोला यहां पर रख दिया, ये ऐसे रखे हुए हैं बेटा, मान, ठीक है? ये एक सेकेंड थोड़ा सा देखना बेटा ध्यान से। मान लेते हैं ये एक बहुत सॉलिड हैवी गोला है और एक छोटा गोला है। अब मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो जब मैं छोड़ूंगा बेटा कौन सा चलेगा? किसके चलने के ज्यादा चांसेस हैं, ए के या बी के? बी। मैंने स्प्रिंग से ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दिया, बी के चलने के चांसेस ज्यादा है ना। क्या स्प्रिंग ए को पुल नहीं कर रहा? कर रहा है सर। कर रहा है ना, लेकिन ए हैवी है। समझ आया बेटा रैन आपको अपनी स्टेटमेंट में मिस्टेक? यस सर। मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने वॉल को धक्का दिया, वॉल चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन आई एम पुशिंग द वॉल। सो बेटा अर्थ जो है बेटा ये ब्रिक को पुल कर रही है, एंड यस ब्रिक भी अर्थ को पुल कर रही है। एंड बेटा यू विल बी सरप्राइज्ड, मानो या ना मानो ये, पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो मूवमेंट आप निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन अर्थ भी थोड़ा सा ऊपर मूव करती है। 0.0000000 में भी 30 के बाद कुछ मोशन होगा, लेकिन मोशन होगा, क्योंकि ये नेचर की नेचर है। आप उसको यू नो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, होता है। मतलब देखो जब मैंने पेन को रिलीज किया,
पेन नीचे आया, बट यू विल बी सरप्राइज्ड अर्थ भी थोड़ी सी ऊपर मूव की है, लेकिन वो इतना कम है कि वो जज नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर? समझ आया बेटा? यस सर। साइंस में बेटा हमें इतना ही डेलिकेटली पढ़ना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने एक बार पहले भी दिया था। आप एक कप, अगर आप चाय या दूध जो भी पीते हो, मान लो आपने एक चाय का कप गर्म किया, दूध ले लेते हैं, आप दूध पीते हो, सब लोग बच्चे होगी, मान लो एक गिलास आपने दूध गर्म किया, उसमें हमने एक चीनी का दाना डाल दिया, तो दूध मीठा हुआ या नहीं हुआ? यस, दूध मीठा हो गया ना बेटा, लेकिन क्या आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे? नो, लेकिन वो मीठा तो हो चुका है। समझ आ रहा है? तो इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन इट इज देयर। तो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ हम कल आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया जो हम पढ़ते हैं वो सही नहीं है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जैसे आपने अभी आंसर करे, ये कल हम इसको और इलेबोरेट करेंगे। एंड मैं ऐसे ही चाहता हूं आप लोग डिबेट करो जैसे हमने आज की है, ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अब आप सोचना बेटा, आपको थोड़ी देर देखना बेटा कि जब मैं पेन ड्रॉप कर रहा हूं तो पेन नीचे आ रहा है, अर्थ भी ऊपर आ रही है थोड़ी सी, बट यस इट इज मूविंग। और ये इतना छोटा सा पेन या ब्रिक उतनी ही फोर्स लगा रहा है, जैसे अर्थ ने मान लो इस पे 200 न्यूटन लगाया, तो ब्रिक भी अर्थ पे 200 न्यूटन एग्जैक्ट लगा रहा है, एग्जैक्ट, छोटा सा भी, थोड़ी सी भी कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उस पे इफेक्ट जो है बहुत ही कम होता है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट, आज आपको इसके बारे में सोचना है, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। कल हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। राइट, ओके बेटा, सी यू टुमारो एंड प्लीज प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। यस यस बेटा, यस बिल्कुल ठीक है इंद्रजोत, यस करेक्ट। अब हम कल मिलते हैं बेटा, ओके बाय।